हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम आने वाला है सीटेट का, धीरे धीरे दिन बाय एक एक दिन नज़दीक आ रहा है ना। केवीएस की वैकेंसी भी आ गई है, 11,000 प्लस पोस्ट हैं। तो उसके लिए भी ये हो रहा होगा कि क्या पढ़ें, सीटेट करें केवीएस करें। तो पहले सीटेट आराम से कर लीजिए, फिर अच्छा फोकस बनेगा आपका केवीएस पे। जिन बच्चों ने सीटेट पास किया हुआ है, जिनका सीटेट नहीं है, वो तो केवीएस की तैयारी में लग जाइए, और जिनका सीटेट है वो सीटेट पे ही फोकस करें, क्योंकि सीटेट में आप जो सीडीपी पढ़ेंगे वो वहाँ भी काम आएगी आपके लिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन्होंने तैयारी मन से अब तक नहीं की, आप मन से कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो सीटेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुपर टेट भी आएगा भाई, केवीएस भी आ रहा है, तो ये सीटेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा ना करें कि ये नहीं होगा तो अगले वाला पास कर लेंगे, 6 महीने बाद फिर आएगा। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब भर्ती आ जाए। ठीक है, सुपर टेट भी आएगी। तो आज हम करने वाले हैं भाषा कौशल, हिंदी पेडागोजी की क्लास 5th है ये। 4 क्लासेस हम कर चुके हैं, मे बी एक क्लास और लगेगी, हिंदी पेडागोजी हो जाएगी, फिर हम मैराथन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाषा कौशल। 4 कौशल होते हैं हमारे, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मुख्य कौशल होता है चारों में, वो होता है श्रवण कौशल, यानी सुनना। ठीक है, श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया, यानी सुनना क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, परस्पर बातचीत या वार्तालाप जो हम करते हैं, उससे हमारे सुनने और बोलने के कौशल का विकास होता है। यानी बातचीत करते हैं, सुनते हैं दूसरे इंसान की बातें या फिर अपने आप बोलते हैं, उससे क्या है, हमारे सुनने और बोलने के जो कौशल है उनका विकास होता है, ये अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा परस्पर बातचीत करनी चाहिए। अगर हमें सुनने का विकास करना है, बोलने का करना है, तो हमें बातचीत ज़्यादा करनी चाहिए और वार्तालाप ज़्यादा करना चाहिए, यानी डिस्कशन अच्छा खासा करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अगर पढ़ने का विकास करना है तो हमें क्या है, कंटेक्स्ट में बच्चे की जो सामग्री है, विभिन्न संदर्भों से जो जुड़ी सामग्री है, वो अधिक महत्वपूर्ण है पठन कौशल का विकास के लिए। ठीक है, यानी पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कुछ मौन पठन के बारे में। मौन पठन में स्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थ ग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी जो साइलेंट रीडिंग होती है, जो हम चुपचाप पढ़ते हैं मन मन में, वो हम किस लिए पढ़ते हैं कि भाई हमें समझ में आ जाए। कुछ भी पैसेज पढ़ रहे हैं, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी साइलेंट रीडिंग होती है उसका क्या मेन मोटिव होता है कि हमें क्या है, समझ आ जाए, अर्थ ग्रहण आ जाए और मन मन में गति भी बनती रहे पढ़ने की। ठीक है, मौन पठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है, इसलिए वह ज्ञान अर्जन का मुख्य आधार है। यानी ज्ञान तो अर्जित हम करते ही हैं, मन मन में पढ़ते हैं, तो किस लिए पढ़ते हैं भाई? अगर हमें बिल्कुल सिंपल रीडिंग ही करनी हो तो बोल बोल के ही पढ़ सकते हैं, मन मन में हम ज्ञान के लिए ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है, अर्थ ग्रहण इसमें सबसे ज्यादा होता है, ज्ञान अर्जन का ये मुख्य आधार है, यानी मौन पठन, यानी साइलेंट रीडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 4 कौशल हैं। 4 कौशल में से 4 जो भाषा के कौशल हैं, 2 कौशल जो हैं वो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, यानी प्रोडक्टिव स्किल, और 2 हैं ग्रहणात्मक कौशल, यानी रिसेप्टिव स्किल। अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, अपने विचारों को लिखना या फिर बोलना। जब बोलते हैं तब भी हम अभिव्यक्त करते हैं, कुछ भी फ्रीली बोलते हैं हम, है ना, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और जब हम लिखते हैं तो बिल्कुल फ्रीली लिखते हैं, उसमें भी अपने आइडियाज को हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये 2 क्या हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी प्रोडक्टिव स्किल है। इंग्लिश में भी पूछा जाता है और भाई हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, या बोलना और लिखना क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। यानी वाचन कौशल, वाचन कौशल को बोलना कहते हैं। लेखन कौशल यानी लिखना, यानी लिखित। ठीक है, तो बोलना और लिखना क्या हुए, हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हुए। ठीक है, फिर एक ग्रहणात्मक कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। इसके अंदर कौन से, श्रवण कौशल यानी हमारा सुनना, भाई सुनते हैं अपने कानों से, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पठन कौशल, पढ़ रहे हैं तो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने माइंड में एब्जॉर्व कर रहे हैं, चीजों को रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, सुनना और पढ़ना जो है वो कौन से हैं, ग्रहणात्मक कौशल, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, गहन अध्ययन, है ना। सुनते हैं आराम से, जैसे मुंह पे हाथ रख के किसी की बात सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बातों को ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। कोई हमारे बड़े बूढ़े हो, बाबा जी के पास बैठना हो, दादी के पास बैठना हो, तो उनकी बातें हम सुनते हैं, यानी सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और खुद से हम पढ़ते हैं तो यानी हम ग्रहण करने के लिए पढ़ रहे हैं, अर्थ के लिए, है ना। तो 2 कौशल हैं इसके अंदर, ग्रहणात्मक के अंदर, सुनना और पढ़ना।
ठीक है, याद रखेंगे ना। इसे रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं इंग्लिश में, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। एक दूसरे से अंतर संबंधित है, सारे जो चारों कौशल हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित है, लिंक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, ऐसा नहीं है। चारों आते मतलब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं सारे, है ना। चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं, सारे एक साथ ही आ जाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि 1 साल तक तो बच्चा बोलेगा, फिर 1 साल तक सुनेगा, फिर 1 साल तक पढ़ेगा, फिर 1 साल तक लिखेगा, ऐसा तो है नहीं, सारे एक साथ ही आ जाते हैं। सुनने के साथ साथ बोलना आ जाता है ना, बोलना सीख लेता है बच्चा, सुनता है तो बोलता भी है ना। और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख लेता है, भाई पढ़ता है तो लिखना भी उसे धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, तो सारे क्या है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे के साथ सारे आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है कुछ भाषा कक्षा कक्ष की समस्याएं, यानी समस्याएं से मतलब है विकार जो होते हैं, डिसेबिलिटीज जो होती हैं, जिनमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बच्चे शिक्षण संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें पढ़ने में, लिखने में और समझने में मुश्किल होती है। ये कुछ अक्षमताएं होती हैं बच्चों के अंदर जिनके कारण उनका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो उचित रूप से काम नहीं करता है, सूचना नहीं पहुंचा पाती है, उनके दिमाग तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो कुछ विकार इस तरह से हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया है, नाम सुना होगा आपने, बहुत बार हमने पढ़ा भी है। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है अच्छे से, पढ़ने संबंधित विकार है ये। यानी इस समस्या में पीड़ित बच्चे को पढ़ने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, बी को डी पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है। ठीक है, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, इस तरह से बच्चा क्या है, उल्टा सीधा पढ़ रहा है, गॉड। ठीक है, उल्टा सीधा पढ़ रहा है। ऐसे बच्चे और उनकी विशेष ध्वनि, शब्द आदि की पहचान नहीं कर पाते, इन बच्चों को क्या होता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा पढ़ते हैं, बी को डी पढ़ रहे हैं, सा को वाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है। फिर है डिसग्राफिया। ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित कठिनाई, ग्राफ पे हम लिखते हैं ना, ये लेखन अक्षमता है। इससे पीड़ित बच्चे शब्दों की बनावट को नहीं पहचानते, इसके कारण वे शब्दों को उल्टा और अशुद्ध लिखते हैं, यानी स्क्रबलिंग, ऐसे घसीट पसीट के कुछ भी लिखते हैं, उनसे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्या है, लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, फिर है डिसकैलकुलिया, नाम से ही पता चल रहा है, जो ये कैलकुलिया है ना, तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन में दिक्कत है भाई, है ना। इस विकार से पीड़ित बच्चे गणित के सूत्र को समझने, उन सूत्र को याद करने, अंकों को व्यवस्थित करने और सवालों को लिखने में समस्याओं का सामना करते हैं। यानी सारा जो है मैथ से रिलेटेड है भाई, उसे कैलकुलेशन भी समझ नहीं आती, ना उससे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ना वो फॉर्मूला याद कर पाता है, ना फॉर्मूले को समझ सकता है, ना लिख सकता है। ठीक है, यानी सारा मैथ का मसला है इसमें। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे ना, डिसकैलकुलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है मंदबुद्धि बालक। 70 से कम IQ वाले बच्चे जो हैं मंदबुद्धि की श्रेणी में आते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। भाई जब 70 से कम IQ है तो कमजोरी होगी, है ना। कम बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें भाषा शिक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं, मंदबुद्धि बालक। ठीक है, फिर है ध्यान अभाव या फिर अति क्रियाशीलता विकृति, ADHD, नाम भी सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इंग्लिश में, है ना। ध्यान अभाव, नाम से पता चल रहा है, यानी ध्यान का अभाव। बच्चा क्या है, ध्यान नहीं लगा पाता है, ज्यादा देर उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। जैसे मतलब होता तो हमारे साथ भी, जैसे हम बहुत देर तक हम किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, नींद आने लगती है, बोर हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ध्यान का अभाव। लेकिन हमारे साथ, हमें ये बीमारी नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस सबके साथ होता है। ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी, एकाग्र नहीं कर सकता, ध्यान नहीं लगा सकता ज्यादा देर, कंसंट्रेशन नहीं बनता। अति चंचल बच्चे, ऐसे बच्चे एकाग्रता की कमी के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाते, ज्यादा चंचल होते हैं, 5 मिनट यहाँ बैठे, 5 मिनट वहां बैठे, इधर मस्ती करी उधर मस्ती करी, मतलब बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ADHD होता है इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण ना होना, यानी मसल्स का बैलेंस ना होना, मसल्स अच्छी तरह काम ना करना। यह बच्चे हिलने डुलने व समायोजन में, भाषा सीखने में और बोलने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। ठीक है, वो अच्छा बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, हिलने डुलने में दिक्कत होती है, मांसपेशियों मसल्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है,
फिर अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? इस विकार से पीड़ित बच्चे ठीक प्रकार सुन नहीं पाते और निर्देशों का पालन नहीं कर पाते, यानी इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन पाते और सुन भी नहीं पाते और इंस्ट्रक्शंस का पालन भी नहीं कर पाते। तो ये इनके अंदर क्या होता है? अफेजिया। कौन सा विकार होता है? अफेजिया। ठीक है। फिर है ऑटिज्म, स्वलीनता। ऑटिज्म, इसमें बच्चा भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहता है और शब्दों की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है, बार बार रिपीट करता है, अच्छे से अब एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कोई भी चीजों का अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मतलब कुछ भी उससे पूछो तो बार बार रिपीट करता है, जैसे हकलाता है ना कोई, हकलाना तो अलग चीज हो गई, ये करता है शब्दों को बार बार रिपीट। ठीक है। और सामाजिक संबंध भी नहीं बना पाता, अच्छे से समाज में बैठ नहीं पा सकता है ना। तो ये क्या होता है? ऑटिज्म होता है इन्हें, स्वलीनता इनके अंदर विकार होता है। ठीक है। फिर है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय एकीकरण अक्षमता। इसके कारण बच्चा हाथ व आंखों में समन्वय नहीं रख पाता। जैसे कि मैं पेन पकड़ रही हूँ ऐसे, तो उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बन रहा है तभी तो पेन पकड़ रही हूँ ना। तो इसमें क्या होता है? बच्चे ना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। ठीक है। वो पेंसिल ना पकड़ पाना या बटन बंद ना कर पाना, इसके अंदर उनके अंदर क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं बनता उनका, समन्वय नहीं बनता। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? इसे डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। फिर है बहुभाषिता। बहुभाषिता के बारे में कुछ पॉइंट है। बहुभाषिता से आता ही है क्वेश्चन, सीडीपी में भी आता है, हिंदी पेडागोजी में भी, इंग्लिश पेडागोजी में भी आता ही है। ठीक है। तो 3 जगह क्वेश्चन आ रहा है। अगर एक एक क्वेश्चन भी तीनों में आ गया तो 3 नंबर हो गए भाई यहाँ से, है ना। वैसे 1 या 2 नंबर में ही आता है ये, लेकिन कुछ नहीं पता एग्जामिनर का, तीनों में दे दे एक एक क्वेश्चन, है ना। और बहुत इजी है। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, यानी बहुभाषिकता क्या है? कहते हैं क्लास में बहुभाषिकता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषा होनी चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा भाषा होंगी, जब बहुभाषिकता होगी तो संज्ञानात्मक विकास तो अपने आप ही होगा, माइंड डेवलप होगा। भाई हमें कोई 4 चीजें एक्स्ट्रा सिखाने लगे, थोड़ा सा बर्डन तो होगा, लेकिन हमारा माइंड डेवलप होगा। जो इतने दिन से जंग लग रहा है ना हमारे दिमाग में, हमें 10 भाषा कोई सिखाए, हम सीख लेंगे, इतना पोटेंशियल हम लेके आए हैं, है ना। तो ये क्या है? इससे संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों के अंदर। ठीक है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए, यानी जो अलग अलग जगह से जो बच्चे आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी भाषा भी अलग होगी। तो उनकी भाषा को क्या है? रेस्पेक्ट देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और बच्चों को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उनकी भाषा को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनकी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। और उन्हें बच्चों को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है। और कक्षा में बहुभाषिता होनी चाहिए, बहुभाषिकता को पोषित करना चाहिए, बहुभाषिता को संसाधन की तरह मानना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी जो स्टार्टिंग होती है प्राइमरी कक्षा में क्या होना चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर भाषा क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे क्या है अलग अलग स्थिति में प्रयोग कर सके, भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके। जितना ज़्यादा भाषा का यूज करेंगे, संदर्भ में यूज करेंगे, विभिन्न संदर्भ में यूज करेंगे, उतनी अच्छी भाषा वो सीख पाएंगे। ठीक है। तो भाषा कैसे सीखी जाती है? यूज करके। ठीक है। ना तो रट के सीखनी है, ना लिख के सीखनी है, यूज करके। जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? भाषा की बारीकियों को समझना, मतलब उनका अर्थ समझना, एक तरह से भाषा की बारीकियां समझना, और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, यानी एस्थेटिक सेंस को समझना। जैसे कि पूरा सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, पूरा पैसेज हम पढ़ रहे हैं, तो उसका हमें क्या है पूरे का सेंस पता होना चाहिए कि पैसेज में ऑथर कहना क्या चाह रहा है, यानी इस पैसेज का क्या मतलब है या फिर इससे क्या सेंस निकलता है। ठीक है। तो उसका क्या है सौंदर्य बोध भी समझना चाहिए। ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यह उद्देश्य होता है कि भाषा की बारीकियां और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भाषा शिक्षा के उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है। बच्चे के कौशल भी विकसित हो, यानी कौशलात्मक उद्देश्य। अभिवृत्तात्मक उद्देश्य। ठीक है। यानी बच्चा क्या अभिव्यक्त भी कर सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य हो सकते हैं भाषा शिक्षा के? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है। कौशलात्मक उद्देश्य यानी कौशल विकसित हो। सृजनात्मक उद्देश्य यानी बच्चा क्या है कुछ क्रिएटिविटी करे। ठीक है। अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य यानी अभिव्यक्त करें। ठीक है।
छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण का कि बच्चों में क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप हो। ठीक है, कुछ और बिंदु हैं। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, यानी बच्चे क्या है, सेल्फ एक्सप्रेस कर सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए भाषा शिक्षण का। और क्या है, सरल और स्पष्ट ढंग से। ठीक है, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना। बच्चे क्या करें, बच्चे हों या थोड़े बड़े हों, उच्च प्राथमिक स्तर के हों या प्राइमरी के हों, दूसरों की भाषा को सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें, यानी अपने व्यूज बताएं, अपना ओपिनियन बताएं, अपनी टिप्पणी बताएं। ठीक है, यानी डिस्कशन हो, वार्तालाप हो, बातचीत हो, है ना। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। यानी कक्षा में क्या है, लोकगीत होने चाहिए, बच्चों को पता तो चले कि हमारी संस्कृति में किस तरह के लोकगीत हैं, है ना। राष्ट्रगान कराएं, राष्ट्रगीत कराएं। ठीक है, तो इस तरह से लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या है, संस्कृति से परिचित होते हैं। ठीक है, आगे फिर कुछ क्वेश्चन हैं, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या, बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, यानी बुक में उनकी भाषा के शब्द होने चाहिए, उनकी भाषा के वाक्य होने चाहिए। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगी भाई, जिस एरिया से बच्चा आ रहा है कि हर बुक में उनके नाम का कुछ इंक्लूड करें कि उन्हीं की भाषा का शब्द हो, उन्हीं की भाषा का वाक्य हो। तो सब एनसीईआरटी उनके अकॉर्डिंग थोड़ी ना बुक छापेगी, है ना। उनकी सभी भाषाओं को जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि टीचर को सारी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग भाषा वाले जो बच्चे आ रहे हैं उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए, क्या, रेस्पेक्ट देना चाहिए उनकी लैंग्वेज को, और बच्चों को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ये बात बहुत अच्छी है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य, अनिवार्य तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि बहुभाषिता होनी चाहिए, इससे क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक में से किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो बताइए, बच्चों को व्याकरण सिखाना कि बच्चों को ग्रामर सिखाएंगे एक मल्टीलिंग्विलिज्म क्लासरूम में या बहुसांस्कृतिक कक्षा में? तो ऐसा तो नहीं है भाई। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे कि बिल्कुल खुद शुद्ध बोलेंगे? नहीं, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। भाई ये इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बच्चों को अवसर दे रहे हो तुम, अपॉर्चुनिटी, अवसर देना, ये इतने पॉजिटिव वर्ड हैं, ऑप्शंस को क्या है 4 चांद लगा देते हैं। भाई पता चल जाता है कि हमारा तो आंसर यही होगा, है ना। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग कराएं, अधिक से अधिक अवसर दें उन्हें, है ना। तो इससे अच्छा क्या होगा, सबसे बढ़िया पॉइंट यही है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ना भाई ना, ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर की बिल्कुल अच्छी कमांड होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, नहीं। हमें बच्चों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा मौके देने यूज करने के। ठीक है, हमें उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप करनी है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, बताइए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है कि क्लास में जो है एक से ज्यादा भाषा होंगी तो कठिनाई हो जाएगी बहुत ज्यादा? ना भाई, ऐसा तो ना होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, टीचर्स की भाई समस्या आफत आ गई कि भाई अब मुझे ये भाषा भी सीखनी पड़ेगी, है ना, इस भाषा का ये बच्चा आ गया, तो ऐसा है क्या? संज्ञानात्मक विकास में सहायक, ये बात अच्छी है कि ज्यादा से ज्यादा भाषा होंगी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होगा, मेंटली डेवलप होगा बच्चा, है ना, कॉग्निटिवली डेवलप होगा। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है कि एक भाषा पे कमांड नहीं हो पाएगी अगर और भाषा कक्षा में आ गई तो? ऐसा तो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है बहुभाषिता, एक से अधिक अगर भाषा है तो, है ना। बच्चा मेंटली भी तो डेवलप होता है भाई, सोचता है, समझता है, सुनता है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्विलिज्म भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है? ना भैया,
ये तो गलत है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, नहीं। मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, ये तो बढ़िया बात है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मल्टीलिंगुअलिज्म तो रिसोर्स का काम करती है, बहुभाषिकता तो एक संसाधन का काम करती है। ठीक है, क्लास में क्या है, होनी चाहिए बहुभाषिकता, सिखानी चाहिए बच्चों को। भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है ना, बाधा नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो बहुभाषिता क्या है, एक संसाधन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, एक संसाधन की तरह। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इतना आया हुआ है सीडीपी में, बार बार हर शिफ्ट में दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। मानक भाषा होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो टीचर कहे वही मानो। इंग्लिश है तो इंग्लिश ही बोलनी है तुम्हें, अगर तुमने हिंदी बोल दी तो 5 रुपये फाइन लगेगा, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है। तो ऐसा नहीं करना है भैया। मौखिक कौशलों पर बल देना कि मौखिक कौशल पे बल दें, या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं भाई, प्रोडक्टिव स्किल पे फोकस करें। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। इससे अच्छा क्या होगा कि तुम बोलने के अवसर दे रहे हो बच्चे को। जब बच्चा बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, तो इससे बढ़िया क्या होगा भाई, है ना। तो भाषा शिक्षक को क्या करने चाहिए, बच्चों को मौके देने चाहिए, आपस में बोलें, टीचर्स के साथ बोलें, घर जाके बोलें, आस पड़ोस में बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, है ना। तो बच्चों को क्या है, बातचीत करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए, मौके देने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पठन में आने वाली समस्या का नाम क्या है, बताइए। पढ़ने में जो समस्या होती है, डिस्ग्राफिया, तो ये तो लिखने वाली हो गई। डिसलेक्सिया, ये बात ठीक है कि अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उसे क्या दिक्कत है, उसे कौन सा विकार है, कौन सी समस्या है, उसे डिसलेक्सिया है। ठीक है, अफेजिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी डिसलेक्सिया, यानी बच्चे को क्या है, पढ़ने संबंधित विकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशियों पर नियंत्रण ना होना क्या कहलाता है, यानी मसल्स पे कंट्रोल ना होना क्या कहलाता है। अभी पीछे पढ़ के आया है। डिसकैलकुलिया, तो भैया कैलकुलेशन में दिक्कत है, इसे मैथ नहीं आ रहा बच्चे को, वैसे ही लिख रही हूँ मैं, वैसे उसे कैलकुलेशन, मैथ के फॉर्मूले याद नहीं हो पाते। एडीएचडी, यानी बच्चा एकाग्र नहीं हो रहा है। डिसग्राफिया, यानी बच्चा लिख नहीं पा रहा है, उसे राइटिंग डिसऑर्डर है। मैं कितना गंदा लिख रही हूँ। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि क्या है, उसे डिस्प्रैक्सिया है। क्या है भाई, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, मांसपेशियों पर नियंत्रण ना होना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है, बताइए। श्रवण योग्यता यानी सुनने की योग्यता का विकास करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या है। ऑडियो टेप, परस्पर बातचीत, मिल गया हमें तो अपना आंसर, है ना। शब्दों का श्रुतलेख कि भाई वो लिखें पूरी, क्या बोलते हैं उसे, जो डायरी। भाषा प्रयोगशाला, तो भैया ये भी नहीं होगा। श्रुतलेख भी नहीं करनी है हमें, राइटिंग भी नहीं करनी है। ऑडियो टेप की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। परस्पर बातचीत के मौके दें बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कराएं, वार्तालाप कराएं, है ना, डिस्कशन कराएं क्लास में, अपने दोस्तों के साथ बात करें, टीचर्स के साथ बात करें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। तो बताइए, जब आनंद के लिए पढ़ते हैं, जब प्लेजर के लिए पढ़ता है बच्चा, ये हमने पढ़ा था इंग्लिश में, देखो ये इंग्लिश का ही कन्वर्ट करके दे दिया इन्होंने। ठीक है, जब प्लेजर के लिए पढ़ते हैं तो कौन सी रीडिंग होती है, पढ़ा था ना इंग्लिश पेडागोजी की जब मैंने क्लास कराई थी। सरसरी दृष्टि से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना पठन, गहनता के साथ पठन, डी विस्तार के साथ पठन। जब हम प्लेजर के साथ पढ़ते हैं तो हमने कौन सी रीडिंग पढ़ी थी, याद करिए। हमने पढ़ी थी विस्तार से पठन, यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। कौन सी रीडिंग पढ़ी थी, एक्सटेंसिव रीडिंग, या फिर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। क्या था वो, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। अब की बार इन्होंने यही किया है कि इंग्लिश को क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, तो इंग्लिश जिसने अच्छी तरह पढ़ी होगी वो हिंदी भी आराम से कर लेगा, है ना। बस आपको क्वेश्चन समझना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, बताइए।
सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। बात तो सही है, सब एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे से अंत संबंधित है, लेकिन सुनना ज़्यादा सहायक होता है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने का निर्माण करने में सहायक है। चलो मान लेते हैं सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये बात भी ठीक है कि भाई मौखिक कौशल के अंतर्गत तो आता है, बोलने के अंतर्गत, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है ये बात नहीं है, तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे। कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए, है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर सेशन के साथ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में साथ। जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर के हैं अपने ग्रुप में शेयर किया करें, है ना। तो बस आज में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।